हाय एवरीवन। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिजीजेज ऑफ द ऑर्बिट एंड नेक्सा। अभी तक हम लोगों ने एनाटॉमी पे जोर दिया था। वील टेक इट अ स्टेप फॉरवर्ड नाउ एंड वील स्टार्ट लर्निंग अबाउट द डिजीजेस। सो अगर मैं लिड की डिजीज की बात करूं, वी कैन क्लासिफाई द डिजीज इनटू टू मेन टाइप्स। वी कैन हैव ईदर पार्शियल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आईलिड, मतलब ऑफ द थ्री लैमिने कोई एक लैमिने इन्वॉल्व है, पार्शियल इन्वॉल्व है, या वी कैन हैव अ फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट। वी कैन हैव अपर लिड इन्वॉल्वमेंट, वी कैन हैव लोअर लिड इन्वॉल्वमेंट। अब कोई भी जो डिजीज होती है आईलिड की, वो तीन चीज़ों को इफेक्ट करती है। वो तीन चीज़ जो आँख का लिड हेल्प करता है करने में। फॉर एग्जांपल, हमारा आईलिड बना होता है प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोब और कॉर्निया को। तो जब जब कोई लिड डिफेक्ट होगा, हमारी कॉर्निया को हो जाएगी एक्सपोजर केराटोपैथी, क्योंकि कॉर्निया हो जाएगी हमारी एक्सपोज्ड, राइट। तो प्रोटेक्शन का जो फीचर है वो कम हो जाएगा। तो लिड डिसऑर्डर्स कैन लीड टू एक्सपोजर केराटोपैथी। इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है हमारे पास एक्ट्रोपियन एंट्रोपियन, मतलब जो हमारी लिड मार्जिन है या अंदर की तरफ झुक जाए या बाहर की तरफ झुक जाए, दोनों ही केसेस में कॉर्निया एक्सपोज हो जाएगा एंड वी कैन हैव एक्सपोजर केराटोपैथी। सेकंड जो रोल होता है आईलिड का, वो होता है टीयर फिल्म को स्प्रेड करना। टीयर्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग सेक्रेटेड। आई लिड के मूवमेंट की वजह से ये टीयर फिल्म अपने आप को स्प्रेड कर पाती है। तो अगर आई लिड मूव नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? ड्राइनेस हो जाएगी, ड्राइनेस ऑफ द आई हो जाएगी, जिसको हम लोग केराटोमलेशिया भी बोलते हैं, केराटोमलेशिया, ठीक है। और तीसरा होता है इसका स्प्रेडिंग ऑफ टीयर फिल्म में। तो बेसिकली इसमें भी ड्राइनेस, ड्राई आईज हो जाएंगी, है ना। तो कोई भी जो डिफेक्ट होता है आईलिड का, दैट कैन लीड टू इधर एक्सपोजर केराटोपैथी और ड्राइनेस और केराटोमलेशिया ऑफ द आई। नाउ व्हाट डज द नॉर्मल आई डू? इफ यू लुक एट इट फ्रॉम थ्री पर्सपेक्टिव, यू विल सी कि एक जो नॉर्मल आईलिड होता है, जैसे ये अपर आईलिड हो गया हमारा और ये हमारा लोअर आईलिड हो गया और इसके बीच में हमारी आई है ना। तो अब वील टॉक अबाउट द नॉर्मल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पोजीशन ऑफ द आईलिड, बिकॉज यही तीन लेवल्स पे बीमारी होने वाली है आपकी। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं आईलिड की, तो वी नो कि द आईलिड हैज गॉट थ्री लैमिनेज, है ना। एक एंटीरियर लैमिने होता है, एक मिडिल लैमिले होता है और एक पोस्टीरियर लैमिले होता है। So any defect of these three structures or three laminae can cause eyelid abnormalities, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन क्या होता है आईलिड का? आईलिड के तीन मेन फंक्शंस है। पहला, आई को ओपन रखना, ठीक है, ताकि आप देख पाओ। अब अगर आई ओपन नहीं रहेगी तो क्या होगा? लिड की ड्रूपिंग हो जाएगी, आपको दिक्कत होगी देखने में। तो पहला फंक्शन क्या है? आई को ओपन रखना। तो आईलिड डिसऑर्डर्स में क्या होगा? वी कैन हैव प्रॉब्लम्स इन ओपनिंग द आईलिड। सेकंड फंक्शन क्या है आईलिड का? सेकंड फंक्शन होता है आई को क्लोज करके, कवर करके प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन, है ना, क्लोजिंग ऑफ आई, ये सेकंड फंक्शन है इसका। सो अगर आईलिड डिसऑर्डर हो कोई होता है जिसमें हमारी क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, तो आंख हमेशा खुली रहेगी, है ना। तो आई हमेशा ड्राई हो जाएगी क्योंकि इवेपोरेशन होते रहेगा टीयर फिल्म का, ठीक है। तो ये दो मेन फंक्शन हमारे आई के होते हैं, आईलिड्स के होते हैं। अब अगर आप पोजीशन की बात करें, तो जो नॉर्मल आईलिड है, इट इज द अपर लिड will cover 1 millimeter of the limbus. तो अगर ये eyeball है तो ये अपर लिड है, this covers 1 millimeter of the limbus and the lower eyelid margin touches the limbus, ठीक है, at the limbus, ये limbus पे रहता है। तो this is the normal position of the eyelids, ठीक है। तो again any pathology which is affecting the eyelid will affect either the structure of the eyelid, कोई भी एक लैमिना खराब कर देगा, will affect the function of the eyelid, मतलब आंख या तो खुल नहीं पाएगी या बंद नहीं हो पाएगी, एंड तीसरा will affect the position of the eyelids, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। So when we talk about diseases of the eyelids, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन मेन टाइप में। कौन से तीन टाइप है? डिजीज विच अफेक्ट द स्ट्रक्चर, disease which affect the function, and disease affect the normal position of the eyelid, है ना। तो ये तीन मेन क्लासिफिकेशन है हमारे आईलिड डिजीजेस के। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको मालूम है, तो लेट्स टॉक अबाउट ओनली स्ट्रक्चर। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो हमको मालूम है कि जो नॉर्मल आईलिड होती है, इट हैज अ
eyelid proper या body of the eyelid and a lid margin, right? ये margin है, तो ये body of the eyelid है और ये lid की margin है। तो अगर मैं structural defects की बात कर रहा हूं तो they can affect either the body or either the margin, ये दो टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं, राइट? अब बॉडी में जो डिफेक्ट्स हैं, नाउ वी नो दैट आईलिड की बॉडी हैज गॉट थ्री लैमिनाe, वी हैव द एंटीरियर लैमिनाe, so we can have structural defects of the anterior laminae, of the middle laminae and of the posterior laminae, right? अब एंटीरियर में हमारे पास क्या आता है? एंटीरियर में हमारे पास आता है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, मतलब ऑर्बिकुलरिस मसल होता है यहाँ पर, तो ऑर्बिकुलरिस मसल का डिसफंक्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। मिडिल लैमिना में क्या होता है? ऑर्बिटल सेप्टम, जिसका मेन रोल होता है आई को प्रोटेक्ट करना, टू सेपरेट दी एंड पोस्टीरियर ऑर्बिटल कैविटी फ्रॉम दी एंटीरियर कैविटी। तो अगर मिडिल में इफेक्ट होगा तो वी कैन हैव इन्फेक्शंस, क्योंकि आगे की इन्फेक्शन पीछे चली जाएगी। एंड पोस्टीरियर लैमिना में कुछ होगा जिसमें हमारा होता है एलपीएस मसल, लिवेटर मसल, अगर ये काम नहीं करेगा तो आईलिड हमारी ड्रूप कर जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ये हमारे तीन स्ट्रक्चरल डिजीज हो गई। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन क्या था? फंक्शन हमारे पास दो थे, एक फंक्शन है ओपनिंग, एक है क्लोजिंग और तीसरा एक है ब्लिंकिंग। ब्लिंक भी करते हैं हम लोग आईलिड से, राइट? तो अगर ओपनिंग में डिफेक्ट है, मतलब आंख खुल नहीं पा रही, तो क्या होगा? ड्रूपिंग ऑफ लिड्स हो जाएगी, तो मतलब टोसिस, राइट? अगर क्लोजिंग में डिफेक्ट है तो मतलब आंख हमारी बंद नहीं हो पा रही है, क्लोज नहीं कर पा रहे, मतलब लैग ऑफ थैलेमस। और ब्लिंकिंग का रेट अगर कम हो गया है, विच इज सीन इन केसेस ऑफ थायराइड आई डिजीज, ठीक है? तो ये तीन हमारे फंक्शनल डिसऑर्डर हो गए आई के, कि आई का फंक्शन सही नहीं चल रहा। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, विच इज पोजिशन। तो नॉर्मल पोजिशन मैंने क्या बताई थी आपको, कि नॉर्मल जो आईलिड होता है दैट इज कवरिंग 1 mm ऑफ द सुपीरियर लिम्बस एंड इट इज एट द इंफीरियर लिम्बस। तो अब नॉर्मल पोजिशन मतलब या तो आईलिड्स आर टू लो या टू हाई। अगर टू लो है इसको बोलते हैं टोसिस, और टू हाई तो बोलते हैं लिड रिट्रैक्शन, ठीक है? तो ये हो गए हमारे पोजिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द आईलिड, ठीक? So let's classify again. We can classify disease into three main types. We can have structural problems, we can have functional problems, we can have due to abnormal position. Structure में I can have involvement of the lid proper or the lid margin, ठीक है? लिड प्रॉपर में हमारे पास वी हैव थ्री लैमिनाe, एनी ऑफ दी थ्री लैमिनाe कैन बी अफेक्टेड। फंक्शन में हमने देख लिया है, वी कैन हैव टोसिस और लिड रिट्रैक्शन, लैग ऑफ थैलेमस, राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स क्लासिफाई द डिसऑर्डर्स। आई कैन हैव two classification for them. I can have either inflammatory disorders of the lid and I can have non-inflammatory disorders of the eyelid. जो हमारे inflammatory disorders हैं ये mostly lid margin पे होते हैं। For example हमारा hordeolum, ठीक है, या blepharitis, ये हमारे inflammatory disorders है, या सेप्टल सेल्यूलाइटिस, ये हमारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स कैटेगरी में आएंगे। नॉन इन्फ्लेमेटरी में हमारे बेसिकली आते हैं टिश्यू डिफेक्ट, जैसे कि कोलोमा हो गया आईलिड का, तो वी कैन हैव डिफेक्ट्स, वी कैन हैव एनी मास रीजन, कोई ट्यूमरल ग्रोथ हो गई है, ठीक है? ये दो हमारे नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में आ गए। सो अगेन कमिंग बैक, लेट्स सी all these disorders one by one. So जो lid disorders हैं
इसमें हमारे पास होता है, पहला लिखते हैं नॉट एबल टू क्लोज लिड्स, लैग ऑप्थैल्मोस, मतलब कि मरीज जो है अपनी आंख को अच्छे से बंद नहीं कर पा रहा, लैग ऑप्थैल्मोस। देन इनेबिलिटी टू ओपन द लिड्स, आंख खुल नहीं पा रही पूरी, मतलब टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ द लिड्स हो गई है। तीसरा है स्पैज्म, मतलब जो आपके ऑर्बिकुलर ऑक्यूलाई मसल है वो स्पैज्मेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो आईलिड्स एकदम क्लोज शट हो गए आप, इसको बोलते हैं ब्लेफारोस्पैज्म। ऑल दीज आर abnormal position और abnormal position, that is why they are called as malposition defects, है ना। ये बस आपके समझने के लिए है कि आईलिड अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पा रही है, या तो बंद नहीं हो रही है, या खुल नहीं रही है, या बहुत टाइटली बंद हो जा रही है। जो हमारे नेक्स्ट डिसऑर्डर्स हैं लाइन में, वो है हमारे एपोजिशन डिसऑर्डर्स, मतलब जब आई बंद होती है तो जो लिड मार्जिन है वो आपस में अच्छे से अपोज नहीं है। क्यों? क्योंकि लिड मार्जिन या तो अंदर की तरफ मुड़ गई हैं या बाहर की दिशा में मुड़ गई हैं। तो या तो इंटर्निंग हो गई है, मतलब कि एंट्रोपियन एन, या आउटवर्ड मुड़ गई है, मतलब कि एक्ट्रोपियन हो गया है, ठीक है। या जो आई लैशेज हैं वो मिसडायरेक्टेड ग्रो कर रही है, मतलब कि डिस्ट्रैकियासिस हो गई है, ठीक है। एंड देन लाइक आई हैड मेंशन पहले, वी कैन हैव डिफेक्ट्स इन सब्सटेंस, जैसे कोलोमा हो गया है, या ट्रॉमा के बाद टिश्यू का लॉस हो गया है। एंड वी कैन हैव मल्टीपल ट्यूमर्स आल्सो। विल नॉट टच दिस टॉपिक राइट नाउ। सो यहां अगर आप देखिए तो वी हैव इनेबिलिटी टू क्लोज द आईज, दिस इज लैग ऑप्थैल्मोस, ठीक है। अगर आंख बंद नहीं हो पा रही है तो लेट्स सी कि क्या डिफेक्ट है। आई का क्लोजर कौन करता है? ये करता है ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई, राइट। और इसकी इनोवेशन कौन करता है? इसको करता है इनोवेट क्रेनियल नर्व नंबर 7, मतलब कि फेशियल नर्व से इसका इनोवेशन आ रहा है। तो 7th नर्व पैल्सी जब किसी को होती है तो उसको हो जाता है लैग ऑप्थैल्मोस। सो इन केस क्वेश्चन आता है कि अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद फेशियल नर्व पैल्सी, व्हाट इज द ऑक्यूलर फाइंडिंग, तो आप लैग ऑप्थैल्मोस चूज करेंगे, क्योंकि लैग ऑप्थैल्मोस मींस इनेबिलिटी टू क्लोज द आईज, व्हिच इज द फंक्शन ऑफ द orbicularis muscle supplied by the 7th nerve, right। तो ये हो गया पहला डिफेक्ट कि आंख हम बंद नहीं कर पा रहे, राइट। अब है हम लोग आंख खोल नहीं पा रहे, तो टोसिस। सो नॉर्मली आईलिड को ऊपर उठाने का काम कौन करता है? ये हमारा करता है लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोरिस, राइट। ये काम करता है लिड को उठाने का। तो अगर टोसिस हो रही है तो हमारा लिवेटर मसल सही से काम नहीं कर रहा है, इसको कौन सप्लाई करता है? इसे सप्लाई करता है हमारा क्रेनियल नर्व नंबर 3, मतलब ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करती है। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व पैल्सी में क्या होगा? हमारा एलपीएस मसल काम नहीं करेगा और ड्रूपिंग ऑफ दी लिड्स हो जाएगी, हमको टोसिस हो जाएगा, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, व्हिच इज फोर्सफुल क्लोजर, स्पैज्म ऑफ द लिड्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 7 ओवर स्टिमुलेशन, इरिटेशन। जब ये नर्व इरिटेटेड रहेगी, ओवर स्टिमुलेटेड रहेगी, स्टिमुलेशन ऑफ दिस नर्व, तो ये स्पैज्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। सो इफ यू लुक एट these 3 disorders आर बेसिकली abnormal फंक्शन, मतलब ये लिड का नॉर्मल फंक्शन है, आंख को बंद रखना, खोलना, वो भी फंक्शन नहीं पड़ा, तो दिस इज abnormal फंक्शन ऑफ द लिड्स, राइट। नाउ वील सी अबाउट abnormal पोजीशन के दो देखते हैं। लिड इज टू हाई, ऊपर की ओर दिख गई है, इसे बोलते हैं लिड रिट्रैक्शन। इसका अदर नाम है वॉन ग्राफे साइन बोलते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है बिकॉज दिस इज फाउंड इन थायराइड आई डिजीज। A question can come that a patient with thyroid eye disease showed upper lid retraction. Which of these signs is present? तो आप यूज करोगे वॉन ग्राफे साइन। So this is abnormal position. So अगर too high है it is called as retraction, अगर too low है या drooping है तो हम बोलते हैं ptosis, right? Ptosis again we know it is because of LPS muscle, third nerve palsy, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं about the orbicularis muscle. Now we know that the lid has 3 laminas. Anterior most lamina में orbicularis, posterior most में LPS। तो anterior most क्या कर रही है? eyelid को क्लोज कर रही है, और posterior most क्या कर रही है? eyelid को ऊपर उठा रही है। तो जब मैं बात करता हूँ 7th nerve palsy की, 7th nerve palsy जब होती है हमारी, तो orbicularis को सप्लाई आती नहीं है, तो आई बंद नहीं हो पाती है, आई खुली रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं लैग
of thalamus, and you have to now investigate for any causes of seventh nerve palsy, which can be either because of middle ear infections, otitis media, और temporal bone fracture और पैराइटिड ट्यूमर्स। तो जहां जहां से आपकी फेशियल नर्व पास होती है उन एरियाज में कोई भी इंफेक्शन, ट्यूमर, कंप्रेशन या चोट लगेगी तो हमको फेशियल नर्व पैल्सी हो जाएगी। अगर फेशियल नर्व पैल्सी हो जाएगी तो हमको मिलेगा लैग ऑफ थैलेमस, इनएबिलिटी टू क्लोज द आईलिड। सो अगर लैग ऑफ थैलेमस है इसका मतलब क्या हुआ कि आई क्लोज नहीं हो पा रही, मतलब या तो ऑर्बिकुलरिस में इंजरी हो गई है, मसल कोई चोट लगी है और आपका ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई जो है डैमेज हो गया है। सेकंड, जो इसका इनर्वेशन है सेवेंथ नर्व पैल्सी हो गई है, व्हाई? बिकॉज ऑफ ट्रॉमा टू द फेस, टेम्पोरल बोन, मिडल ईयर इंफेक्शंस या पैराइटिड में कोई ट्यूमर है आपका। या तीसरा, कोई ऐसी इंफेक्शन जो नर्व को इफेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल लेप्रेसी। अभी काफी रेयर हो चुकी है पर वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ बेल्स पैल्सी था। आजकल कॉमन कॉज जो है हमारा वो है herpes simplex virus is the most common infection which can cause a facial nerve palsy. So this is what a lag of thalamus eye looks like. Now if you look at this patient you will see that पहली बात कंपेयर करिए इसको दूसरी आंख से, ये जो आपका इंट्रा पैल्पेबल फिशर है, मतलब जो दो लिड के बीच में डिस्टेंस है वो कम है और इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो देयर इज इंक्रीज इन दी पैल्पेबल अपेचर, तो वाइडनिंग ऑफ इंट्रा पैल्पेबल फिशर, ये हमारा पहला पॉइंट है कि जो हमारा इंटर पैल्पेबल फिशर है वो बड़ा हो जाएगा काफी। अब बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस आई इज एक्सपोज्ड, इवैपोरेशन ऑफ टीयर्स हो रहे हैं, तो क्या होगा? एक्सपोजर केराटोपैथी होगी। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे इस पेशेंट को, यू विल सी दैट इसका इस एरिया में, इंफीरियर एरिया में कॉर्निया व्हाइटनिंग आ रही है। क्यों? बिकॉज ही इज हैविंग एक्सपोजर केराटोपैथी, राइट? सो पहला साइन होता है वाइडनिंग ऑफ इंट्रापैल्पेबल फिशर। इसके साथ साथ क्या होता है? वी स्टार्ट हैविंग एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन मतलब कि जो आईलिड्स है वो बाहर की तरफ मार्जिन मुड़ गई। क्यों ऐसा हो गया है? नाउ वी नो दैट दी आईलिड हैज अ एंटीरियर लैमिने एंड पोस्टीरियर लैमिने। अब ये दोनों लैमिने हैं एक तरह का बैलेंस या नियंत्रण या संतुलन आगे चलती हैं। इनमें से कोई भी अगर कोई अंडर एक्ट करेगा तो दूसरा वाला इस पे हावी हो जाएगा। तो लेट्स से ये एंटीरियर लैमिने है हमारा ऑर्बिकुलरिस का और ये पोस्टीरियर लैमिने हमारा एलपीएस मसल का। तो जब हमारा ऑर्बिकुलरिस काम नहीं करता है तो हमारा एलपीएस पे हावी हो जाएगा, है ना? तो और ये क्या होगा? दिस इज ओवरराइडिंग, मतलब इसको ओवरराइड करेगा और बाहर की ओर झुकाएगा। इससे क्या होगा? आईलिड बाहर की ओर झुकेगी और हमको हो जाएगा एक्ट्रोपियन। अब सिमिलरली जब हमारा एलपीएस काम नहीं करेगा तो ये ऑर्बिकुलरिस क्या करेगा? ओवरराइड करेगा और कहां जाएगा? पीछे। अब क्या कराएगा? एंट्रोपियन कराएगा, है ना? सो जब ऑर्बिकुलरिस की पैल्सी होती है देयर इज ओवरराइडिंग ऑफ द पोस्टीरियर लैमिने कॉजिंग एक्ट्रोपियन। सो द फर्स्ट थिंग वी सॉ वाज increase in intrapalpebral fissure height and the second thing we see is ectropion। अब क्योंकि पेशेंट का ब्लिंकिंग कम है, आंख बंद नहीं कर पा रहे, ऑपरेशन हो रही है, ही विल ऑल्सो एपिफोरा, मतलब वाटरिंग ऑफ द आई होने लगेगी पेशेंट को। एंड बेल्स फिनोमेना, ठीक है? बेल्स फिनोमेना इज अपवर्ड रोलिंग ऑफ आई बॉल। तो जब आप आई बॉल क्लोज करते हैं, अपनी आई क्लोज करते हैं तो द लिड कम्स डाउन एंड द ग्लोब गोज अप। इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। पर इस केस में क्या होगा? लिड नीचे नहीं आएगी, सिर्फ आई बॉल ऊपर जाएगा। सो इट इज अपवर्ड रोलिंग ऑफ आई बॉल ड्यूरिंग आईलिड क्लोजर, राइट? ये मिलेगा हमको। सो you can be shown an image like this and they can ask you what is the nerve involved। तो अब आपको मालूम है कि जब पैल्पेबल फिशर हाइट ज्यादा हो जाएगी, आई क्लोज नहीं होगी, तो मतलब हमारी सेवेंथ नर्व गई हुई है, राइट? नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेवेंथ नर्व पैल्सी। क्या लगता है आपको इन चारों में से कौन सा ऐसा वायरस है जो हमारे सेवेंथ नर्व पैल्सी करा सकता है? अब जैसे हमने कहा था पहले टाइम्स में जब लेप्रेसी पॉपुलर थी तो वी हैड लेप्रेसी। अब इन टुडेज वर्ल्ड वी हैव हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है? अब हर्पीज वायरस दो टाइप के होते हैं, HSV1 और 2। जो 1 है दिस कॉजेस फेशियल इंफेक्शंस और जो ट्रू है ये कराते हैं जेनाइटल इंफेक्शंस, ठीक है? तो अगर आपको हर्पीज के दो ऑप्शन मिलते हैं तो आप करोगे HSV1 व्हिच कॉजेस फेशियल एंड ओरल इंफेक्शंस, राइट?
तो इस केस में इसका आंसर होगा herpes simplex वायरस। अब अभी तक हमने बात करी लैग ऑप्थेल्मोस की विच वॉज ड्यू टू एंटीरियर लैमेलर पैथोलॉजी। तो अगेन कमिंग बैक, हमारे पास eyelid में we have this is the eyelid, we have anterior laminae of orbicularis, we have a septum and we have a posterior laminae। जब anterior laminae जाएगा तो हो जाएगा lag ophthalmos, और जब posterior laminae इफेक्ट होगा तो जाएगा टोसिस। ठीक है, कैसे याद रखें इसको? P for posterior and P for ptosis, राइट? तो टोसिस मतलब drooping of the eyelids। अब इस केस में देखिए वी कैन हैव टू काइंड ऑफ टोसिस, एक जो बच्चों में होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल टोसिस, और एक जो होती है अडल्ट में। ठीक है, अक्वायर्ड क्यों? क्योंकि आपको बचपन में नहीं थी, आपने बाद में एज में अक्वायर करी है, तो ये अक्वायर्ड टोसिस। तो दीज आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टोसिस। नाउ टू अंडरस्टैंड टोसिस बेटर, लेट्स रिवाइज द लिड एनाटॉमी। तो लेट्स से दिस इज आवर ऑर्बिट वॉल, ये रूफ है ऑर्बिट का, और यहाँ पे हमारी ऑर्बिटल सेप्टम जा रहा है, और ये हमारा लिड है। ये लिड आ गया हमारा, ऑर्बिकुलरिस आ गया, लिड आ गया, ये मार्जिन आ गया लिड का। इसमें हमारा लगा हुआ है ऑर्बिकुलरिस मसल जो लिड क्लोज करने में हेल्प करता है, और यहाँ लगा हुआ है हमारा ऑर्बिट का ये सेप्टम आ गया, ये हमारी टार्सल प्लेट आ गई, और यहाँ से लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड से आ रहा है हमारा एलपीएस मसल जो आके लगता है हमारा टार्सल प्लेट पे, और एक पोर्शन जाता है लिड मार्जिन पे, और थोड़ा जाएगा फॉर्निक्स में, राइट? तो ये एलपीएस मसल जो हमारा होता है, इट कम्स फ्रॉम द लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड विच फॉर्म्स द रूफ ऑफ द ऑर्बिट। तो यहाँ से आया, और ये तीन जगह जाएगा। पहली जगह जाएगा ये टार्सल प्लेट पे जाएगा, पूरा ये टार्सल प्लेट है, इस पे जाएगा अटैच होने के लिए। देन ये जाएगा सुपीरियर फॉर्निक्स में, और ये जाएगा स्किन पे अटैच होने के लिए। अब जब भी हमारा एलपीएस का डिसफंक्शन होता है तब ये मसल आई को ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाता। ठीक है, एलपीएस के साथ हमारा लगा होता है एक मुलर मसल जो हम लोग का यहाँ लगा है। मुलर मसल इज द स्मूथ मसल, तो यहां लगा हुआ है हमारा सुपीरियर सरफेस पे मुलर मसल। ठीक है, ये भी लिड को ऊपर उठाने में हेल्प करता है। तो जब कभी एलपीएस मसल या मुलर मसल में डिफेक्ट होगा तब हमको मिलेगा टोसिस। ठीक है, आई होप हम लोग यहां तक क्लियर हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर लिड्स, तो अगर टोसिस है तो इसका मतलब हमारे कोई दो मसल इफेक्ट हुआ है, या तो हमारा एलपीएस मसल इफेक्ट हुआ है जो हमारा प्राइमरी एलिवेटर है, या हमारा मुलर मसल इफेक्ट हुआ है जो हमारा स्मूथ मसल है। इसका सप्लाई क्या है? इसका सप्लाई है एसएनएस सप्लाई थ्रू दी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, यहां से आता सप्लाई इसका कहां से आता है? इसका आता है थ्रू द क्रेनियल नर्व नंबर 3, राइट? सो अब हमने एनाटॉमी समझ लिए। नाउ लेट्स सी एलिवेटर और लिड कौन कौन से होते हैं। तो हमने पहला समझ लिया था एलिवेटर एलपीएस, सेकंड एलिवेटर है मुलर, और एक तीसरा एलिवेटर भी है जिसको बोलते हैं फ्रंटालिस मसल। जी हाँ, ये जो फ्रंटालिस मसल लगा होता है ये एसिसी एलिवेटर लिड का। तो जब आपके लिड के प्राइमरी एलिवेटर मतलब एलपीएस और मुलर काम नहीं करेंगे तब हमारा फ्रंटालिस काम करेगा, राइट? अब क्वेश्चन है कि टोसिस होता क्यों है। तो अगर ये लिड है और लिड के जो लिवेटर्स हैं, एक एलपीएस और एक मुलर मसल, ये काम नहीं करेंगे तो जो लिड है वो नीचे की ओर झुक जाएगी। अगर झुक जाएगी तो टोसिस हो जाएगी। अब एलपीएस क्यों नहीं काम करेगा आपका? क्योंकि आपको क्रेनियल नर्व में पैल्सी हो रखी है, राइट? या आपकी सिंपैथेटिक टोन नहीं अच्छे से आ रही है, राइट? अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो मसल होता है वो डायरेक्टली लिड को नहीं खींचता। मसल एंड इन एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस मतलब एक फाइब्रस शीट। तो अगर मैं लिड बनाऊं तो दिस इज माय लिड एंड दिस इज द मसल। नाउ द मसल विल कम, इट विल फॉर्म अ एपोन्यूरोसिस।
ये एपोनेसिस जाके लिड पे चिपक जाती है, राइट, ये ऐसे चिपकी होती है और ये लिड पे चिपकेगी और ये चिपकेगी आपके टार्सल प्लेट पे और चिपकेगी आपके ये फॉर्निक्स पे, राइट। और इसको सप्लाई कौन दे रहा है? इसको सप्लाई दे रहा है हमारा थर्ड नर्व। अब टोसिस क्यों होगी? पहला कारण कि नर्व सप्लाई नहीं मिल रही, मतलब कि हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व पैल्सी हो गई है, तो नर्व पैल्सी, ठीक है। सेकंड कॉज क्या है? हमारे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में कोई एब्नॉर्मैलिटी है, मतलब हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा है या रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, सो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में पैथोलॉजी है। तीसरा रीजन हमारे मसल में डिफेक्ट है, हमारा मसल में या तो ट्रॉमा हो गया या चोट लग गई है, हमारा मसल में डिस्ट्रॉफी हो गई है, तो मस्कुलर कॉज कोई है इसका, ठीक है। नेक्स्ट कॉज है एपोन्यूरोसिस, हमारी जो एपोन्यूरोसिस है वो काम नहीं कर रही है, इसमें एपोन्यूरोसिस में डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे 1 2 3 4 मेन कारण हैं टोसिस होने के। अब इसको अच्छे से क्लासिफाई कर लेते हैं एक बार हम लोग बैठ के। तो इफ आई वांट टू क्लासिफाई टोसिस आई कैन डू इट इन टू टाइप्स, वन इज अडल्ट एंड वन इज कंजेनाइटल, कि बच्चों में हुआ है कि बड़ों में हुआ है। एंड इन अडल्ट्स आई कैन हैव मल्टीपल टाइप्स, आई कैन ईदर हैव बिकॉज ऑफ न्यूरोजेनिक कॉज, नर्व पैल्सी जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोजेनिक, वी कैन हैव न्यूरोमायोजेनिक, मतलब कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में डिफेक्ट है। थर्ड वी कैन हैव अ मायोजेनिक, फोर्थ वी कैन हैव अ एपोन्यूरोटिक। ये 4 मेन कॉज हैं यहां पर। अब जब मैं न्यूरोजे की बात करता हूं, 20 केम्पटनों की कौन सी नर्व सप्लाई करती है? थर्ड नर्व। पर हम लोग एक चीज भूल गए हैं कि थर्ड नर्व सप्लाई करती है एलपीएस को, पर हमारे पास एक और मसल है लगा हुआ जिसको बोलते हैं मुलर मसल, इसे कौन सप्लाई करता है? एसएनएस, राइट। सो डिजीजेज ऑफ द एसएनएस ये कहां से आ रहा है? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियोस है। अब अगर हमको लंग के इसका ट्यूमर है या नेक में कोई ट्यूमर है या नेक में कोई थायराइड का मास है जो कंप्रेस कर रहा है सर्वाइकल गैंग्लिया को, तो हमारा सर्वाइकल गैंग्लिया हो जाएगा कंप्रेस। उस केस में क्या होगा? हमारा टोसिस हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है? जब हमारा सिंपैथेटिक सप्लाई कंप्रेस होती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो ब्रॉडली वी कैन हैव दिस क्लासिफिकेशन ऑफ टोसिस, राइट। सो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं and we'll just revise this classification जो हमने सीखी है इस समय। So we have neurogenic cause, myogenic cause, these are rare causes, ये कम होते हैं। Now mechanical cause है very interesting cause, इसमें हमारा मसल भी ठीक है, हमारी नर्व भी ठीक है, हमारा एपोनेसिस भी ठीक है, पर लिड में कोई मास लीजन आ गया, कोई ट्यूमर आ गया और लिड को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये कॉज भी रेयर है, पर यू कैन ऑलवेज सी कि कोई लिड में ग्रोथ तो नहीं हो रही है, ठीक। अब बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन कॉज इज एपोन्यूरोटिक टोसिस, मतलब एपोन्यूरोसिस है वो एज के साथ पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो मसल के पुल करने पे इतना खींच नहीं पाती है लिड्स को, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। एंड वी कैन ऑल्सो हैव अ ट्रॉमेटिक कॉज, ट्रॉमा के बाद मसल की इंजरी हो गई है या एपोन्यूरोसिस की इंजरी हो गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट न्यूरोजेनिक टोसिस। अब जैसे हमको मालूम है कि हमारे पास 2 मेन मसल्स हैं, वन इज योर लेवेटर पैल्पेब्रल सुपियोरिस मसल, जिनके हैं 3 इंसर्जन, ना भूलिएगा कभी। 3 इंसर्जन हमारे कौन कौन से हैं? पहला इंसर्जन है हमारा स्किन ऑफ द लिड, तो जहां ये इंसर्ट होता है वहां पर आपको एक लिड में क्रीज दिखेगी, इट इज बिकॉज ऑफ द इंसर्जन ऑफ द एपोन्यूरोसिस, तो लिड क्रीज मतलब स्किन में इंसर्जन होता है। सेकंड होता है टार्सल प्लेट में, और तीसरा होता है सुपीरियर फॉर्निक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार पूछ सकते हैं एलपीएस के इंसर्जन को लेकर, है ना, तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा प्लीज। तो जब एलपीएस का डिसफंक्शन होगा बिकॉज ऑफ थर्ड नर्व पैल्सी, वी कैन हैव टोसिस। सेकंड इज एसएनएस इनर्वेशन में डिफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। तो ये हमारे 2 न्यूरोजेनिक कॉजेज टोसिस के मिल गए हमको। एक और कॉज है न्यूरोजेनिक टोसिस का जो बच्चों में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कस गन जॉ विंकिंग फिनोमेना। इसमें क्या होता है कि जो नर्व सप्लाई जानी चाहिए आपके टेरिगॉइड मसल्स को, जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं, मतलब खाने के मसल्स होते हैं टेरिगॉइड मसल्स, तो जो हमारे टेरिगॉइड मसल को सप्लाई आनी चाहिए
वो चली जाती है हमारे लिड के मसल को। तो एवरी टाइम द चाइल्ड और द अडल्ट ही ट्राइज टू च्यू हिज फूड, देयर इज टोसिस एट दैट वेरी मोमेंट, है ना। तो दिस इज अ वेरी रेयर कंडीशन, बट ऑलवेज रिमेंबर इट इज बिकॉज ऑफ मिस डायरेक्शन ऑफ द सप्लाई टू द टेरिगॉइड मसल। So now coming back to important topic, which is the Horner syndrome. So Horner हमने कहा था it is because of SNS supply में interruption at the superior cervical ganglia, यहाँ पर obstruction हुआ है, right? तो इसमें अगर आप देखिए तो हमको क्या क्या मिलेगा, हमको मिलेगा meiosis. Why? Because SNS supply causes dilatation of pupil. अब अगर SNS supply interrupt हो गई है तो हमको मिलेगा meiosis, ठीक है। सेकंड हमको मिलेगा मुलर मसल का डिसफंक्शन, मुलर मसल काम नहीं करेगा और हमारी लिड का हो जाएगा टोसिस, हो जाएगी हमारी लिड को, तो टोसिस, ठीक है। इस पूरे चेहरे पे स्वेटिंग कम हो जाएगी, देयर इज विल बी एनहाइड्रोसिस, ठीक है। एंड बिकॉज योर वन आई इज नाउ स्मॉल पीपल इज मियोटिक, द अदर आई विल अपीयर डायलेटेड, सो देयर विल बी एनाइसोकोरिया, ठीक है। इसमें जो मेन हमको याद करने के हैं वो बेसिकली ट्रायड में तीन चीजें आती हैं हमारे। पहला चीज हमारे ट्रायड में आता है मियोसिस, एनहाइड्रोसिस एंड टोसिस, ये बस आप तीन चीजें याद रखिए। मैप, अगर आप मैप याद रखेंगे तो आपको इसका ट्रायड याद रहेगा। तो वील हैव मियोसिस, एनहाइड्रोसिस एंड टोसिस, ये तीन चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। दी अदर फाइंडिंग द सेकेंडरी फाइंडिंग्स, ये अगर आप अभी याद नहीं भी करते तो चलेगा, पास होने के लिए आई थिंक ये तीन काफी हैं। बट इफ यू गेट ऑप्शंस फ्रॉम दीज थ्री, डू कीप देम इन माइंड कि ये भी हमको हो सकता है ना। जैसे कि एनाप्थेल्मोस मतलब आई अंदर की तरफ चली गई है, एनासोकोरिया देयर इज डिसिमिलरिटी बिटवीन द टू प्यूपिल्स, एंड आइरिस हेट्रोकोमिया मतलब आइरिस में पिगमेंटेशन ऑल्टर्ड हो गई कंपेयर टू द अदर आई। बट लेट्स वर्क ओनली ऑन मैप, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस एंड टोसिस फॉर हॉर्नर सिंड्रोम। अब थोड़ा बहुत हमको ज्ञान मिल चुका है अबाउट पैथोलॉजी ऑफ द लिड, एंड लेट्स सी इफ वी कैन यूज इट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। सो इस क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारा हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज नॉट अ कॉज ऑफ टोसिस इन अ कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, नॉट अ कॉज, है ना। तो क्या पूछ रहे हैं ये लोग, तो हमको टोसिस विथ कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब मियोसिस, राइट, ये तो मतलब हुआ इसका मियोसिस। टोसिस विथ मियोसिस कहाँ मिलती है हम लोग को, अभी हमने कहा पढ़ा था हॉर्नर सिंड्रोम में। तो जब आपको टोसिस और मियोसिस दिखे आप क्या सोचोगे, हॉर्नर्स। हॉर्नर्स कहाँ मिलता है हम लोग को, एनी लीजन ऑफ द नेक, थायराइड का ट्यूमर हो, कैरोटिड आर्ट में कोई लीजन हो, कोई एनेरिज्म हो, ऑर्बिटल एपेक्स का कोई ट्यूमर हो, या यहाँ पर आपका लंग का कोई ट्यूमर हो एपेक्स का, जिसको हम लोग पैनकोस्टोबियस ट्यूमर बोलते हैं, इन सब में कंप्रेशन होता है। एंड ऑल दिस कैन कॉज हॉर्नर सिंड्रोम, जिसमें हमको मिलता है मैप, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस एंड टोसिस। अब ये पूछ रहे हैं कि इज नॉट अ कॉज मतलब किसमें हमको मियोसिस नहीं मिलेगा, मतलब किसमें हॉर्नर सिंड्रोम नहीं होगा। आप देखते हैं किसमें नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है एनेरिज्म ऑफ द थर्ड नर्व, ठीक है। अब थर्ड नर्व में हमारा एसएनएस सप्लाई तो आता नहीं है, राइट, तो ये पॉसिबिलिटी है, राइट, क्योंकि ये एसएनएस सप्लाई थर्ड नर्व में नहीं होता। थर्ड नर्व जब भी कंप्रेस होगा सिम्पथेटिक सप्लाई का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज सिम्पथेटिक सप्लाई आ रही है हमारी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से आ रही है। सो दिस कैन बी अ कॉज। नाउ सेकंड बात करते हैं कैरोटिड एनेरिज्म की। नाउ कैरोटिड एनेरिज्म कहाँ होगा, नेक में होगा, तो दिस कैन कॉज कंप्रेशन ऑफ योर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। तो इसमें हमको हॉर्नर्स मतलब कि मैप मतलब कि मियोसिस, एनालिसिस और टोसिस मिल सकती है। थायराइड अगेन नेक में कोई चीज है, इट कैन आल्सो कॉज कंप्रेशन। एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, अगर लंग में कुछ है तो इट कैन कॉज कंप्रेशन ऑफ दिस एरिया। दैट मींस इन तीनों केसेस में हमको हॉर्नर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो मतलब इन सब तीनों में हमको क्या मिलेगा, मियोसिस मिलेगी। और ये क्या पूछ रहे हैं, नॉट अ कॉज, दैट मींस ए शुड बी योर करेक्ट आंसर इन दिस, राइट। प्लीज रीड दीज क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग देम। आपको जरूरी समझना कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, है ना। दे आर आस्किंग नॉट एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, और इन सवालों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी फ्यूचर में। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज द सुपीरियर टार्सल मसल और द मुलर मसल इज सप्लाइड बाय व्हिच नर्व। नाउ वी नो दैट मुलर मसल का मतलब हो गया है हमारा सिंपैथेटिक सप्लाई, एसएनएस सप्लाई, जो आती कहां से है, ये आती है सुपीरियर सर्वाइकल
गैंग्लिया से आती है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन है कि नहीं। थर्ड नर्व, थर्ड नर्व कैन सप्लाई द एलपीएस, इट विल नॉट सप्लाई द मूलर सिंपैथेटिक, दिस लुक्स गुड, ये सही लग रहा है हमको, बी ऑप्शन सही लग रहा है। पीएसनेस, ये गलत है बिकॉज लिड के मसल्स को पीएस सप्लाई नहीं जाती है। सेवेंथ नर्व गलत है बिकॉज ये सप्लाई करेगी हमारे ऑर्बिक्युलरिस को। तो राइट आंसर क्या हुआ इसमें, सिंपैथेटिक सप्लाई, बी। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो सही ऑप्शन होना चाहिए शुड बी बी, राइट, दिस शुड बी द करेक्ट वन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर इन द लिड मार्जिन इज द, तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो लिड मार्जिन है हमारी, लिड मार्जिन जो होती है, ये मार्जिन जो है इसमें सबसे एंटीरियरली, सबसे आगे की ओर क्या मिलेगा हमको, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, ग्रे लाइन, मीबोमिन कॉरिफिस की लैश लाइन। अब चलिए समझते हैं। अब हमको मालूम है कि जो आगे वाला लेयर होता है, आगे का लामिना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ स्किन एंड द पोस्टीरियर लामिना इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, एलपीएस मसल एंड म्यूकोसा, ठीक है। तो ये हमारा स्किन है और ये हमारा एम, मतलब कि म्यूकोसा यहाँ पर है। तो जो म्यूकोसा और स्किन का जंक्शन होगा वो कहाँ होगा, समवेयर इन बिटवीन, यहाँ पर होगा, राइट। एंटीरियर मार्जिन पे तो नहीं होने वाला, तो ये तो गलत लग रहा है पहले से ही। फिर ग्रे लाइन, नाउ ग्रे लाइन इज नथिंग बट दी पॉइंट वेयर योर एंटीरियर लैमिना एंड पोस्टीरियर लैमिना मीट, मतलब कि अगर ये हमारा लिड है पूरा, तो इस सेप्टम पे जहां पे मिडिल लैमिना है यही हमारा ग्रे लाइन है, तो दिस इज ग्रे लाइन। तो ये भी एंटीरियर मार्जिन पे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, मीबोमियन ग्लैंड ऑरिफिस, ना अगर आपको याद हो, मीबोमियन ग्लैंड जो होता है ये आपके पोस्टीरियर लैमिना का पार्ट है, इट इज समवेयर ओवर हियर। तो इसका ऑरिफिस कहाँ होगा, पीछे होगा, आगे तो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है लैश लाइन, लैश लाइन सही हो सकता है बिकॉज जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं अलॉन्ग विद द जाइस एंड मोर ग्लैंड वो आगे की ओर लगे होते हैं। तो इफ आई ड्रॉ द लिड्स फॉर यू, तो यहाँ पे हमारा हेयर फॉलिकल है और यहीं पे हमारे ग्लैंड ऑफ जाइस भी हैं और ग्लैंड ऑफ मोल भी है, ठीक है। तो ये हेयर फॉलिकल, लैश लाइन, दिस विल द करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। The anterior laminae of the eyelid contains which of the structures? अभी हमने बात की थी कि जो anterior laminae होता है इसमें हमारे दो मेन ग्लैंड होते हैं, हमारा होता है जाइस का ग्लैंड और एक मोल का ग्लैंड, राइट। फॉर्निक्स में होते हैं हमारे वुल्फरिंग और क्रॉस, और पीछे होता है हमारा मेबोमिन ग्लैंड। अब देखें इसमें क्या क्या आ रहा है। सो दे आर आस्किंग कि एंटीरियर लैमिने में क्या क्या है, ग्लैंड ऑफ वुल्फरिंग, रॉन्ग बिकॉज ये तो पीछे है। जाइस का ग्लैंड, राइट बिकॉज ये आगे है। क्रॉस, रॉन्ग बिकॉज ये पीछे है। मेबोमिन, रॉन्ग बिकॉज ये पीछे है। दैट मीन्स हमारा जाइस ग्लैंड, ये वाला आंसर सही होना चाहिए। So once you know the anatomy very well, you can answer these questions very easily. अब let's go to the next question. Which of these following statements is the most correct? Hordeolum involves the meibomian glands, whereas the stye and calagions do not. Now, hordeolum जो word use करा जाता है, it is used for inflammation of any lipid या sebaceous gland. तो हमारे पास दो sebaceous glands हैं, एक gland of Zeiss और एक हमारा meibomian gland, right? अभी जो ग्लैंड ऑफ जाइस है ये तो आगे लगा होता है, एंटीरियर लगा होता है, तो जब इसमें कुछ होगा इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्डियोलम एक्सटर्नम, और मेबोमिन का लगा होता है, पीछे लगा होता है पोस्टीरियर, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉर्डियोलम इंटरनम। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है कलेजियंस आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस यूजुअली स्टैफ व्हेयरएज हॉर्डियोलम्स आर नॉट, ये भी रॉन्ग है बिकॉज हॉर्डियोलम्स आर बेसिकली अक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ दीज ग्लैंड्स, है ना, एंड कलेजियंस आर ग्रैनुलर मैटर इन्फ्लेमेशन जो डाई आउट कर जाती है, मतलब आपका अक्यूट फेज के बाद जब लीजन हील करता है फ्रॉम द ग्रैनुलोमा, दिस इज कलेजियंस। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। कलेजियंस आर पेनलेस, वेरी राइट, बिकॉज कलेजियंस आर बेसिकली हॉर्डियोलम्स व्हिच हैव डाइड आउट। तो इफ आई लुक एट द डिजीज प्रोसेस, पहले आपको होता है हॉर्डियोलम अक्यूट इन्फेक्शन, मतलब हॉर्डियोलम, ये हमारा पहला फेज है डिजीज का, और इसके बाद जो हीलिंग होती है फिर हमारा बनता है कलेजियन। दिस इज सपोज टू बी पेनलेस, तो ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। इनका नेक्स्ट ऑप्शन है हॉर्डियोलम्स आर बायलैटरल एंड स्टाइज यूनिलैटरल, दिस इज वेरी रॉन्ग बिकॉज बोथ ऑफ देम कैन ईदर बी यूनिलैटरल और बायलैटरल, इनमें कोई लैटरलिटी का प्रेजेंस नहीं है। सो नाउ इफ वी गॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस, लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक इज। So we will talk about ptosis now.
So, like I told you, there are two main classifications. The first is congenital ptosis and the second is acquired ptosis. Acquired ptosis में aponeurotic ptosis most common है. This is the most common type of ptosis that you can find. अब इस पेशेंट में देखिए, ये लेडी है हमारे पास और इसमें देखिए ये वाली आई की पोजीशन देखिए लिड की और इसकी देखिए. Now what I told you was that the upper lid should cover only 1 mm of the limbus. पर इस केस में क्या है, इस केस में it is more than 1 over here and more than 1 over here. That means she has bilateral ptosis, right? And it is more in the left eye. So the left eye has got more ptosis than the right eye. ठीक है. तो जो एपोन्यूरोटिक टोसिस होती है वो क्यों हो रही है? बिकॉज जो एपोन्यूरोसिस है ये वीक हो गया है और एलपीएस मसल अब इसको खींच के लिड को ऊपर नहीं उठा पा रहा है. सो ये बेसिकली ओल्ड पेशेंट्स में होती हैं. दूसरा, इन केसेस में आप देखोगे आपको बहुत ही हाई लिड क्रीज दिखेगी. तो देखिए इसकी लिड क्रीज है, ये लिड क्रीज कितनी ऊंची हो गई है और इसकी लिड क्रीज यहाँ पर कंपेयर टू दिस लिड क्रीज. So these patients have a very prominent lid crease. So we have prominent crease. So there is prominent crease and there is high lid crease. बहुत high हो जाती है because LPS काम कर रहा है पूरा, but aponeurosis उसको ऊपर तक खींच नहीं पा रही है. So there is prominent and high lid crease. ठीक है. So this is because of either dehiscence of the LPS muscle or because of thinning of the aponeurosis. इन केसेस में LPS का जो फंक्शन है वो अच्छा रहता है. ठीक है. एंड वी हैव अ गुड क्रीज. ये आपको बस ध्यान देना है. दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ अ अक्वायर्ड एपोनेटिक टोसिस फ्रॉम द अदर सेकेंडरी कॉजेज ऑफ टोसिस जो हमने बात की है. सो इफ यू हैव अ गुड LPS फंक्शन, अ वेरी हाई क्रीज एंड अ ओल्ड पेशेंट, always think of common things first, which is aponeurotic ptosis. Now on the contrary, congenital ptosis is slightly different. इसमें क्या होता है, इसमें हमारा LPS मसल सही से बना नहीं होता है. तो it is because of the dystrophy. तो LPS मसल हमारा अच्छे से नहीं बना, डिस्ट्रॉफिक मसल है, तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाता और अच्छे से रिलैक्स भी नहीं कर पाता. तो रिलैक्सेशन भी प्रॉब्लम है और कॉन्ट्रैक्शन भी प्रॉब्लम है इसके लिए. तो बिकॉज इसका एलपीएस अच्छे से काम नहीं कर रहा, इनकी आप क्रीज देखिए. आप जैसे बच्चे की देखिएगा, इस आई में देखिए, राइट आई में क्रीज कितनी अच्छी क्रीज आ रही है यहाँ पे लिड की क्रीज, पर इस आई में बिल्कुल फेंट क्रीज है, राइट. सो बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रॉफिक एलपीएस पूरा काम नहीं कर पाता, खींच नहीं पाता, इसलिए लिड में क्रीज बना नहीं पाता. तो दीज पीपल हैव डिस्ट्रॉफिक एलपीएस एंड अ पुअर लिड क्रीज. ठीक है. एंड दे आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज लिड लैग. नाउ वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस टर्म ऑफ लिड लैग. प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस टर्म विद लैग ऑफ थैलेमस. तो यहीं पे इसको हम क्लियर कर देते हैं आपके लिए. सो हमने जो पहला टर्म पढ़ा था, हमने पढ़ा था लैग ऑफ थैलेमस. इसका मतलब था इनेबिलिटी टू क्लोज द लिड, आंख का बंद ना कर पाना. ऑन द अदर हैंड, लिड लैग का मतलब होता है जब आप नॉर्मली डाउन गेज में देखोगे, नीचे देखोगे, तो आपकी लिड्स भी नीचे आ जाएंगी. लिड लैग का मतलब होता है कि नीचे देखने पे भी आपकी लिड ऊपर की ओर ही है, मतलब नीचे की तरफ नहीं आ पा रही है. इसका मतलब है कि आपका लिड का मसल सही से रिलैक्स नहीं हो रहा है. तो when the lid contracts, when the LPS contracts, the lid will go up, and when the LPS relaxes, the lid will go down. अब इन these cases आपका LPS अच्छे से बना नहीं है, तो ना ये कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, तो लिड ऊपर नहीं है, नीचे की ओर है, और ना ही रिलैक्स कर पा रहा है. तो लिड जब आप नीचे देखते हैं तो लिड पूरी जाती नहीं नीचे, तो यू हैव लिड लैग, मतलब इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द LPS मसल. तो लिड लैग मीन्स इनेबिलिटी ऑफ द अपर लिड्स टू गो डाउन along with the globe. So when you are normally seeing in down gaze, your lid should also come down, but lid lag mein there is incomplete movement of the upper lid on down gaze. So this is lid lag. Now let's classify ptosis. So again, coming back to what we have already learned, we can have either congenital ptosis and acquired ptosis. And acquired we can have how many? Neurogenic, neuromyogenic, मायोजेनिक, एपोन्यूरोटिक एंड ट्रॉमेटिक. ये हम लोग ये 4-5 क्लासिफिकेशंस कर चुके हैं. अब जब हमने इतना सीख लिया है, लेट्स सी इफ वी कैन आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ट्रू और फॉल्स. ठीक है. द टू मेन टाइप्स ऑफ टोसिस आर कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड. इज इट ट्रू? यस, ब्रॉडली यही दो क्लासिफिकेशंस हैं. इसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशंस होती हैं, राइट. तो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Regarding Horner syndrome, which of these following are true? So ptosis of moderate to severe degree may be seen. Meiotic pupil constricts to light. Loss of accommodation and near reflex is absent. तो इसमें से क्या लगता है आपको, इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? ना हॉर्नर हमने सुना था मैप मतलब मियोसिस एंड हाइड्रोसिस एंड टोसिस। तो अगर मैं पूछूं इनमें से सही कौन सा है आपसे, विच इज ट्रू, तो आप कौन सा चूज करेंगे? सो वील टेक 2 मिनट्स विद दिस, आप सोचिए एंड वील फिगर आउट द आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो नाउ लेट्स पिक अप दिस वन बाय वन। तो इनका पहला ऑप्शन है देयर इज मॉडरेट टू सीवियर डिग्री ऑफ टोसिस एंड हॉर्नर सिंड्रोम। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे एलिवेटर्स हैं दो टाइप के हैं, एक एलपीएस है और एक मुलर है। मुलर मसल जो है वो सिर्फ 2 से 3 mm का एलिवेशन कराता है ना। सो दैट मीन्स ये बहुत ही कम एलिवेशन कराता है, तो जब टोसिस होगी तो बहुत कम होगी, तो दैट विल नॉट बी ऑफ मॉडरेट टू सीवियर डिग्री। तो ये गलत है हमारा पहला ऑप्शन, ठीक है, बिकॉज मुलर मसल जब काम नहीं करेगा तो वो बहुत ही माइल्ड डिग्री ऑफ टोसिस क्रिएट करेगा। तो दिस इज रॉन्ग। नाउ लेट्स सी इसका सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन इज मियोटिक प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट्स टू लाइट। सो वी नो कि हॉर्नर्स में मियोसिस होती है, राइट, पर प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन दी प्यूपिलरी रिफ्लेक्स पाथवे। तो अगर आपकी ऑप्टिक नर्व हेल्दी है और आपकी ऑकुलर मोटर नर्व हेल्दी है, थर्ड नर्व हेल्दी है, तो आपका प्यूपिल भी हेल्दी होगा, रिफ्लेक्स में आपका प्यूपिल में कोई डैमेज नहीं होगा। तो अगर हॉर्नर सिंड्रोम है मतलब आपका एसएनएस में डिफेक्ट है, सिर्फ एसएनएस में डिफेक्ट है और आपकी ऑप्टिक नर्व और थर्ड नर्व सही है, तो प्यूपिल विल कॉन्स्ट्रिक्ट, दिस इज राइट। तो मियोटिक प्यूपिल विल कॉन्स्ट्रिक्ट टू लाइट, राइट। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, लेट्स से आवर पेशेंट ऑफ थर्ड नर्व पैल्सी, अगर आपके पास कोई क्रेनियल नर्व 3 की पैल्सी है, राइट, एंड वी नो कि आई में प्यूपिल का जो एफरेंट होता है, एफरेंट आर्म जो कि रिफ्लेक्स ले जाता है, दैट इज द ऑप्टिक नर्व, और इफरेंट आर्म होता है थर्ड नर्व। तो अगर थर्ड नर्व पैल्सी है, इफरेंट आर्म काम नहीं करेगा तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगी, राइट। तो थर्ड नर्व पैल्सी में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगी, बट हॉर्नर सिंड्रोम में हमारा एफरेंट आर्म और इफरेंट आर्म इंटैक्ट है, इसलिए प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। सो दिस इज राइट। Now let's go to the second one, third option. Third option is loss of accommodation. Again, accommodation is by a ciliary muscle supplied by third nerve. Third nerve हमारी इंटैक्ट है इसमें, तो accommodation भी हमारा नॉर्मल होगा, तो लॉस नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। Now let's come to this question. Pupil involving third nerve palsy is caused by which of the following? 1. Intracranial aneurysm, 2. Diabetes, 3. Hypertension, या D, all of the above. Now when we talk about pupil involving palsies, we have to know कि let's say ये हमारी थर्ड नर्व है। अब थर्ड नर्व में जो प्यूपिल मोटर फाइबर होते हैं, जो प्यूपिल सप्लाई करते हैं, वो बाहर की ओर सतह पे लगे होते हैं, आउटसाइड लगे होते हैं। तो whenever there is a compression from the outside, you will have involvement of the pupil fibers. So any hematoma, any aneurysm, any space occupying lesion, it can cause compression of the fibers which are outside and it can cause a third nerve palsy. So if there is a pupil involving third nerve palsy, we have to look for aneurysms. तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। Let's look at one more question. तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि a 4-year-old child with severe bilateral ptosis with poor elevator function will have what? Will have chin up head position, will benefit from bilateral suspension, is likely to have amblyopia, या all of the above। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज हमको इसमें 4 चीजें मिल गई हैं। क्लिनिकल टोसिस के पेशेंट्स बिकॉज टोसिस होगी, दे विल एलिवेट द चिन टू सी प्रॉपरली, तो दे विल हैव चिन एलिवेशन फॉर श्योर। अब बिकॉज टोसिस है, विजुअल एक्सिस आपकी ऑब्स्ट्रक्टेड है, सो यू कैन हैव व्हाट? एम्ब्लियोपिया, आपका विजुअल मैच्योरेशन ही नहीं हो रहा, तो यू कैन हैव एम्ब्लियोपिया, राइट। एंड always in congenital ptosis the surgery is slings procedure, so you do a frontalis sling। क्योंकि हमारा एलपीएस सही से काम नहीं कर रहा होता, तो हम लोग फ्रंटालिस का हेल्प लेके इसमें फ्रंटालिस स्लिंग प्रोसीजर्स करते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट रहेगा। So before we start this topic, new topic of marginal ptosis, I think I leave you to this. Let us revise on what we have learned so far, and then we'll talk about marginal ptosis from the next class.